कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी किया हूँ और मैंने इंटरव्यू राउंड तक वहाँ पे पहुँचा हूँ, पर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बीपीएससी के 67वें इंटरव्यू को भी मैंने फेस किया है। फिलहाल मैं इनसाइट आईएएस में एज़ अ कंटेंट डेवलपर काम कर रहा हूँ। जयपुर के बारे में कुछ बताइए, क्या महत्वपूर्ण है वहाँ का? क्या चीज़ सर? मुजफ्फरपुर के बारे में कुछ बताइए, क्या फेमस है, क्या महत्वपूर्ण है? सर मुजफ्फरपुर का लीची, शाही लीची जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, वो काफ़ी हुँ, फेमस है। और मुजफ्फरपुर में जो है देवी गरीबनाथ मंदिर है, वो भी काफ़ी फेमस है। मुजफ्फरपुर जो है नॉर्थ बिहार का मुंबई कहा जाता है उसे। और तिरहुत कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है ये। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे कई सारे स्मार्ट सिटी जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, उसमें उसका भी एक पार्ट है। कोई फेमस पर्सनैलिटी मुजफ्फरपुर से? जानकी वल्लभ शास्त्री एक कवि हुआ करते थे हिंदी के, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। फिर और और फेमस पर्सनालिटी में सर जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव। और हुँ, फिलहाल मैं सर इतना ही याद कर पा रहा हूँ। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम सुने हैं? जी हाँ सर, मैं सुना हूँ। उनकी भी वहीं से थे? कहीं जी कहीं हाँ और सर, से थे? यहीं थे, यहीं से थे सर। ऊपर से सर बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह भी यहीं से थे सर। हुँ, ये बताइए हमें, बम्बई क्यों कहा जाता है उत्तर बिहार का? उत्तर बिहार में जितनी भी जिले हैं, उनके कंपैरिजन में मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियली काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और यहाँ पे डेवलपमेंट के जो अदर इंडिकेटर्स हैं, उसमें भी मुजफ्फरपुर और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब की तुलना में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। मुजफ्फरपुर में कई इंडस्ट्रियल हब है। बियाडा द्वारा यहाँ पे नारायणपुर अनंत वाला रीजन है, वहाँ पे बियाडा द्वारा प्लग एंड प्ले सिस्टम के थ्रू कोई भी कंपनीज अगर चाहें तो वहाँ पे अपना प्लांट वगैरह इंस्टॉल कर सकती हैं कम से कम दामों पे। और उसको एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। तो इसलिए इसको अ, मुजफ्फरपुर को जो है बिहार का मुंबई कहा जाता है। और साथ ही साथ तो क्या मुजफ्फरपुर का लगता है कि बिहार बिहार में वैसे और भी मुंबई की ज़रूरत है या सर ठीक है? हुँ, सर मेरा ऐसा मानना है कि हर डिस्ट्रिक्ट को अपने आप में किसी यूनिक चीज़ के लिए वो मुंबई बनना चाहिए। वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, ताकि बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके। इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। आप ये बताइए हमें, साउथ बिहार के कुछ जिले जैसे कि नवादा है, का रोहतास है, कैमूर है, जमुई है, इसको आप किस रूप में डेवलप करना चाहेंगे? कौन-सा प्रोडक्ट जैसे आप बता रहे थे कि स्पेसिफिक कुछ बताइए? रोहतास को आप कौन-सा यूनिक के रूप में डेवलप करना चाहेंगे? सर रोहतास, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, रोहतास में राइस की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है पूरे बिहार में। और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है चावल का। तो रोहतास को चावल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, मैं वहाँ पे उस चीज़ को प्रमोट करवाऊंगा पैरेलली। और वहाँ पे जमुई? जमुई में गोल्ड रिजर्व्स पाने के अलावा भी कई सारे मिनरल्स पाने की सूचना मिली है। और उसको अच्छे लेवल पे टेक्नोलॉजिकल नो हो के साथ इकोनॉमिकली सस्टेनेबल वे में उसको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। इतने मतलब जैसे आप भी बता रहे हैं कि वहाँ अच्छा खासा मिनरल्स वगैरह है, तो अभी तक तो जमुई उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया, क्या? डेवलप हो गया है जमुई? नहीं सर, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के मामले में वो जमुई अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ पे गोल्ड रिजर्व्स पाने की भी सूचना मिली थी, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ हुँ, इंडिया ने बाद में बताया कि जो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो जितनी मात्रा में वहाँ पे गोल्ड मिलेगी उससे ज़्यादा हमें उसको एक्सप्लॉइट करने में पैसे खर्च हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको हम बेटर वे में एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ज़रूरी है कि उस लेवल की टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करें, उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। ये जब आप प्रशासन जॉइन करेंगे तो अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था हाजीपुर का जो मामला वैशाली जो डीएम है, इस तरह के मामले हमेशा बार-बार आते हैं। विभाग द्वारा गाइडलाइंस भी दी जाती है कि मीटिंग या जो भी कार्य हो, उस समय अनुसार हो। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि
जो भी बड़े पदाधिकारी होते हैं या अपने से सबॉर्डिनेट्स का, लोअर ऑफिसर्स का शोषण करने का ही प्रयास करते हैं, वो डायरेक्ट रूप में हो, इनडायरेक्ट रूप में हो। क्या ये वर्क कल्चर सही है किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए? कैसे देखते हैं आप इसे? सर, किसी भी अधिकारी को सिविल सर्विस गाइडलाइंस रूल जो है, सिविल सर्विस मैनुअल रूल्स, उनको फॉलो करना चाहिए इस मामले में। और किसी भी सबॉर्डिनेट को उसी प्रकार का रिस्पेक्ट देना चाहिए जिस प्रकार का रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी परीक्षा को, किसी रीजन को वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उनको एक समान लेवल का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो उसके अदर तरीके हैं, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है प्रशासन। इसके अलावा पैरेलली प्रशासन ये भी कर सकती है कि उसको, उसका पेमेंट वगैरह सस्पेंड वगैरह कर सकती है अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है उन्होंने तो। पर किसी को भी पर्सनली टारगेट करके उसको, उसके साथ मिसबिहेव करना कहीं भी किसी भी अच्छे सिस्टम का निशानी नहीं है। किसी भी जगह पे ऐसा, अगर ऐसा होता है तो वो टॉक्सिक वर्क कल्चर को दिखाता है। तो इसमें सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सपोज़ करिए कि आप एज ए एसडीएम या एज ए एफओ, आप अपने संस्थान के हेड होंगे या अपने ऑफिस के हेड होंगे, आपके अंदर भी सबॉर्डिनेट्स होंगे, तो आप वर्क कल्चर को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या-क्या स्टेप लेना चाहेंगे? सर, इसके लिए सबसे पहले मैं उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करवाना चाहूँगा, और जो भी गाइडलाइंस है उनके अधिकार से रिलेटेड या फिर उनके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड मैं उनको अवेयरनेस दिलवाना चाहूँगा। उनका सेंसिटाइजेशन करवाना चाहिए, लाइक जेंडर सेंसिटाइजेशन, वर्क लेवल पे, वर्क स्ट्रक्चर में ठीक अच्छे है, लेवल। अवेयरनेस हो गया और अवेयरनेस के अलावा जो है, मैं अपने लेवल पे मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ रिस्पेक्ट से बात हो, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, और उनके साथ किसी के साथ मिसबिहेव होता है तो उसके साथ जो सज़ा, कुछ सज़ा उनके लिए तय होना चाहिए, कोई भी लाइक फाइनेंशियल फाइन या फिर इस टाइप का कुछ करना चाहिए। और ग्रीवांस रिड्यूशल मैकेनिज़्म भी एक एस्टेब्लिश होना चाहिए, सो दैट अगर किसी को कंप्लेन है तो वो कंप्लेन कर सके। बस इतना ही मैं फिलहाल सोच पा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो हमारी जो नीचे श्रीलंका देख रहे हैं आप, ऊपर बांग्लादेश है, म्यांमार है। लेकिन एक तुलनात्मक अध्ययन जब आप करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश का, तो दोनों जगह तख्ता-पलट हुआ, सत्ता परिवर्तन की बात हुई। लेकिन श्रीलंका को आज देखिए, मैत्रीपाल सिरिसेना जो भी पूर्व राष्ट्रपति थे, इस बार चुनाव नहीं लड़ा और एक सही तरीके से एक मैच्योर डेमोक्रेसी, परिपक्व लोकतंत्र का दृष्टांत बना। जब आप बांग्लादेश को देखेंगे, तो जिस तरीके से कट्टरपंथी समूह का, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, फ़ॉलो अप किया होगा, तो आपने देखा होगा कि अभी भी वो पटरी पे नहीं आ पा रही है। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं? और भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे कैसे देखते हैं? इन सर कॉन्टेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश बांग्लादेश हम जानना चाहेंगे। हुँ। सर बांग्लादेश चूँकि हमारा एक पड़ोसी है और उसके साथ हमारा सबसे अच्छा ट्रेड रिलेशन है, तो हमें उनके साथ ट्रेड रिलेशन के अलावा हमें वहाँ पे जो डेमोक्रेसी कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब के मेजर्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं डेमोक्रेटिक बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, उस पे अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। वहाँ पे फॉरेन इंटरफेरेंस जो है उसके भी इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि उनके साथ डिप्लोमैटिक टाइज़ अपने अच्छे रखें, और सिर्फ़ एक पक्ष से ना बात करके वो ऑपोजिशन और ऑपोजिशन को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेके बात करे हर चीज़ के मामले में। कभी भी किसी एक पार्टी का या फिर किसी भी एक सत्ता दल पार्टी के पक्ष में ही ना रहे। और पैरेलली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी चाहिए कि अ, वहाँ के लोगों को जो है एजु अपने यहाँ इंडिया में बुला के एजुकेशन एंड इन सब। आप ठीक है, आप हमें ये बताइए कि अभी हम लोग जो पूर्व राष्ट्रपति थी, कौन थी पूर्व राष्ट्रपति? हाँ, शेख हसीना। सॉरी, पूर्व प्रधानमंत्री, शेख हसीना। उनको भी हम लोग अभी शरण दिए हुए हैं। और तो ये भी तो कहीं न कहीं हमारे क्या हित के लिए, बांग्लादेश और भारत के हित के लिए ठीक है। हाँ,
शेख हसीना नहीं, का इससे भी तो हैम्पर नहीं हो रहा है हमारा भारत और बांग्लादेश का रिलेशन, और हमारी बात उस तरह की इन्फ्लुएंस नहीं रखी जा रही है शायद। अभी रिसेंटली आप न्यूज़ देखेंगे तो, अगर आपने फॉलो अप किया होगा, लगभग वहाँ से 1000 इंजीनियर, हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, सभी को वापस बुला लिया गया है। तो किसी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हम जिस तरीके से श्रीलंका को एस्टेब्लिश कर पा लिए, या श्रीलंका खुद अपने आप को कर लिया सत्ता परिवर्तन के बाद भी, बांग्लादेश वो नहीं कर पा रही है। आप क्या-क्या करना चाहेंगे? एज़ ए डेमोक्रेट, एज़ ए डिप्लोमैट? सर, एज़ अ ठीक है, डिप्लोमैट एक तो मैं मान लीजिए आप, हाँ, हुँ, एज़ अ डिप्लोमैट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि मैं वहाँ के जो भी पावर में जो भी लोग नए लोग आए हैं, उनके साथ मैं एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और अपने कंसर्न्स उनको बताऊँगा। पैरेलली मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो भी उनकी फ़िलहाल उनकी नीड्स हैं, उनको मैं ध्यान में रखूँ और उसके हिसाब से अपने ठीक नेक्स्ट है, स्टेप्स लूँ। थैंक यू सर। ओके, रुपेश सर? जी। बिहार में पटना के अलावे 4 जिलों में मेट्रो चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। कौन-कौन से जिले हैं? सर, सबसे पहले तो पटना है, दूसरा मुज़फ्फरपुर है, तीसरा पूर्णिया है और 2 और हैं मेरे ख़्याल से एक गया है और एक और है वो मुझे याद नहीं आ रहा है सर, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। गया है, दरभंगा है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना में तो बन ही रहा है। 4 जिलों में प्रस्ताव हाँ दिया जी। गया है। तो मुझे ये बताइए कि ये छोटे-छोटे जिले हैं, इसमें अगर मेट्रो को चलाया जाएगा तो क्या ये फाइनेंशियली वायबल रहेगा? सर, मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट इनको एक अभी प्लान कर रही हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वो मेट्रो सिटीज़ को डेवलप करने की ये प्लानिंग हो रही है। हुँ, पर मुझे लगता है कि इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम है तो और ये फाइनेंशियली अभी वायबल नहीं है और चूँकि ये जो भी डिस्ट्रिक्ट्स जिनको भी कंसिडर किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। तो और अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी एक्सपैंड भी की हैं। तो इसलिए उनको कंसिडर करना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वहाँ पे बढ़ावा देना भी गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट इन्होंने अपनी जो सूचना जारी की है, तो इसके हिसाब से वो आगे का काम करेंगे इसके हिसाब से। अच्छा, अभी आपको फाइनेंशियली वायबल नहीं लग रहा है। अभी फ़िलहाल सिर्फ फाइनेंशियली वायबल नहीं है, गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ बिहार। ओके, ओके। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ये कहाँ होने वाला है? सर एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफ़ी राजगीर में होने वाला है और कई कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो कंट्रीज़ का नाम बता सकते हैं कुछ? सर फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और मलेशिया है, इतना ही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ अभी। भारत है, चीन है, जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है और मलेशिया है। ओके सर। पेरिस ओलंपिक में बिहार से किसी ने भाग लिया था? सर बिहार से डायरेक्टली भाग नहीं लिया था पर एक खिलाड़ी हैं मेरे ख़्याल से सौरभ कुमार या समथिंग नाम है, वो इंडियन हॉकी टीम के वो पार्ट थे। पर वो फ़िलहाल अभी छत्तीसगढ़ में बेस्ड हैं। एक विधायक हैं जमुई की, वो भाग यस सर लेने मैंने गए थे। यस सर, मैंने उनके बारे में सुना था बट उनका नाम मैं फ़िलहाल अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उनका नाम श्रेयसी सिंह है। ट्रैप थैंक शूटिंग यू में सर। वो भाग लेने के लिए गई थी और 23वें स्थान पर रहीं। पैरा ओलंपिक भी हुआ, पेरिस ओलंपिक के खत्म होने के बाद। बिहार से जी एक हाँ। व्यक्ति को रजत पदक प्राप्त हुआ है। हमारे लिए गर्व की बात है। तो बताइए किन्हें हुआ है, जानकारी है? सर मैंने पढ़ा था इस बारे में पर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आई एम सॉरी। ओके, ओके, कोई बात नहीं। शरत कुमार को ऊँची कूद में रजत प्राप्त हुआ है। अच्छा, मुझे थैंक ये यू। बताइए कि बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, तो किस तरीके से आप कदम उठाएँगे? कौन-कौन से कदम होंगे आपके? सर बिहार में पर्यटन की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। बिहार गवर्नमेंट को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा इसमें कि जो भी की बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड साइट्स हैं, उन पे काम करें। जैसे उसके लिए बुद्धिस्ट सर्किट और जैन सर्किट
सर्किट की बात हो रही है और इसके लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कंसिडर भी किया गया है। साथ ही साथ रामायणा सर्किट की भी बात की जा रही है, तो इन सब रीजन्स पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार में जितने भी शक्तिपीठ्स हैं वहाँ पे बिहार को चाहिए कि काम करे। साथ ही बिहार का एंशिएंट साइट्स जो भी है, हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कुम्हरार, वैशाली, इन सब जगहों पे बिहार गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, होटल वगैरह की इश्यूज़ हैं, फूड एंड लॉजिंग का इश्यू है, तो ये सब पे काम करने की ज़रूरत है। बिहार में टूरिज्म को डेवलपमेंट के लिए एक प्रोत्साहन नीति भी लाया गया है। बिहार सरकार ने बकायदा नीति बनाई है। उसके बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ सर, बिहार सरकार ने 2024 में बिहार टूरिज़्म पॉलिसी लॉन्च किया है। इसके तहत बिहार गवर्नमेंट जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए बिहार गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे कि अगर कोई वहाँ पे होटल एस्टैब्लिश करता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ये सब प्रोवाइड करने की बात की गई है उसके अंतर्गत। फिल्म को प्रोत्साहन के लिए भी एक फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। माफ़ी चाहूँगा सर, आपका आवाज़ मैं नहीं सुन पाया। हाँ, हाँ। ये बिहार में फिल्म को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। हाँ सर, इसके बारे में भी मैं सुना हूँ। बिहार सरकार बिहार में जो फ़िल्म है, उसको प्रमोट करना चाहती है बिहार में, ताकि इसके लिए भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथिली सिनेमा से रिलेटेड, भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने की बात हुई है। अभी हाल ही फिलहाल में शायद इसके लिए एक मीटिंग भी बुलाई गई थी। कई अभिनेता इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे। अच्छा, अच्छा। और क्या कहते हैं बायोफ्यूल के प्रमोशन के लिए भी कुछ पॉलिसी बनाई गई है? हाँ सर, बिहार गवर्नमेंट बायोफ्यूल से रिलेटेड भी एक पॉलिसी लाई है। 2024 में ही ये पॉलिसी आई है। इसमें बिहार गवर्नमेंट जो है गोवर्धन से रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। वेस्ट वगैरह का जो है वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है इसमें, और फिलहाल मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ इस पॉलिसी से। बहुत अच्छे। ये बताइए आपका हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी नॉन फ़िक्शन किताबें पढ़ना है। कौन-कौन सी किताबें पढ़ते हैं? कुछ किताबों का नाम बताइए। जैसे सर सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड युval नोआ हरारी द्वारा लिखी गई ये किताब है, इसको मैंने पढ़ा है। और अभी मैं फिलहाल रूल्ड एंड मिसरूल्ड ये किताब बिहार के ही एक पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस के हैं सुशांत सिंह, इन्होंने लिखा है। ये बिहार की पॉलिटिकल हिस्ट्री पे एक किताब लिखी गई है, और इसके फिलहाल 1 या 2 ही चैप्टर मैं भी पढ़ा हूँ। अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन के बीच में क्या अंतर होता है? सर फिक्शन वो किताबें हैं जिसको मेनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिखा जाता है, और इनमें ये नॉर्मली इमेजिनरी होती हैं, नॉर्मली इमेजिनेटिव होती हैं। जबकि नॉन फिक्शन जो है ट्रूथ बेस्ड होती हैं, एविडेंस बेस्ड होती हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इनका एक मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा, अच्छा। ओके, योर इंटरव्यू इज़ ओवर। थैंक यू सर। नाउ फीडबैक। चंदन, कब है इंटरव्यू आपका? सर कल सुबह में। कल सुबह में है? जी हाँ ठीक सर। है, तैयारी बढ़िया है, कंप्लीट ही है, इसलिए अब टेंशन क्या लेना। आप आराम से जाके देना है, बस बढ़िया से चिल होकर के, अभी जिस मूड में आपने दिया है रिलैक्स होकर के इंटरव्यू दीजिए। बस पेपर देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी बिहार पता ही है, हमने जो इंटरनेशनल रिलेशन भी पूछा, ठीक है, जवाब सही था। जो थैंक यू। डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए, कि मान लीजिए डेमोक्रेसी को मैच्योर और कैसे बनाया जाए, उसमें हम असिस्ट करेंगे, टेबल टॉक करेंगे, डायलॉग्स, रेगुलर डायलॉग्स करेंगे। अब चाइना उसी डायलॉग के विरोध, चाइना पीछे हटा है, तो डायलॉग्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़िया तैयारी, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं कि आपके मेरिट लिस्ट में नाम हो और थैंक यू बिहार में सर। आप सेवा करें। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू। काफ़ी उम्मीद है चंदन, काफ़ी शानदार है, जानकारी भी बहुत अच्छी है, हर लेवल से आपको जानकारी है, किसी भी चीज़ों में पूछें। इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया था, तो आपसे अलग-अलग चीज़ों से पूछा था। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन उस दिन मैंने पूछे थे। आज मैंने बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और आप अच्छे से टैकल कर पा रहे हो, जो भी सवाल आपके पास आते हैं। तो उम्मीद है कि 69th बीपीएससी भी आपने दिया है, तो 69th बीपीएससी के साथ-साथ एफएओ में, दोनों में आपका रिजल्ट हो ही जाएगा, इतना तो भरोसा है हम लोगों को। और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत उम्मीदों के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।